हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनलाइटनिंग मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की 2025 में आए हुए सारे सेट्स की केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, बहुत ही इफेक्टिव और इजी तरह से। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए हमारी पहली केस स्टडी क्या कहती है, हम देखते हैं। ये देखो, अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड फॉर अ लोकल हॉस्पिटल. The run is planned as a series of round around a track, with each round being 300 मीटर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि स्कूल ने एक जैसे रेस टाइप ऑर्गेनाइज की है, उसमें जो जैसे लोकल हॉस्पिटल के लिए कुछ फंड्स वगैरह इकट्ठे करने के लिए, तो उन्होंने इसमें क्या कहा है कि जो हमारा पहला राउंड है, एक राउंड है, जो ईच राउंड है उसका 300 मीटर डिस्टेंस है, ये इन्होंने हमें गिवन कर दिया। टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग, द ऑर्गेनाइजर डिसाइड टू इंक्रीज द डिस्टेंस फॉर ईच सब्सिक्वेंट राउंड बाय 50 मीटर। तो जब ऐसे सब्सिक्वेंट राउंड्स उन्होंने चलाने हैं, तो उन्होंने फर्स्ट राउंड का तो 300 मीटर रखा, और बाद में वो कह रहे हैं कि हर राउंड की डिस्टेंस को 50-50 मीटर इंक्रीज कर दें, 50 मीटर इंक्रीज कर दें। तो पहला 300 हो गया, दूसरा आपका 350 हो गया, ऐसे तीसरा आप करेंगे तो 400 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही लिखा है आगे कि द सेकेंड राउंड विल बी ऑफ 300 मीटर, द थर्ड राउंड विल बी ऑफ 400 मीटर, एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान्ड इज 10। तो हमें इसमें बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, नंबर ऑफ राउंड्स हमें गिवन है, ये देखो ये पिक्चर से समझ में आ रहा होगा आपका। क्वेश्चंस कहते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन गिवन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो राइट द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि द डिस्टेंस फॉर ईच राउंड जो हमारा बन रहा है वो एक एपी बना रहा है। तो आप क्या करिए, इस एपी को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। एपी में हमारी पहली टर्म क्या है, 300, सेकेंड टर्म हमारी क्या है, 350, देन नेक्स्ट है हमारी 400 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो इसमें ए हमारा है 300 और कॉमन डिफरेंस इसे डी कहते हैं। डी कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स A2 माइनस A1, या फिर आप बोल सकते हो अगला माइनस पिछला, आगे गए उससे एक पहला वाला। ठीक है, आपका ये आ गया 350 माइनस 300, तो ये हमारा मिल गया कितना, 50। ठीक है, वैसे उन्होंने गिवन है 50 हमें दिया हुआ है, डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। तो हमें यहाँ निकालनी है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म। तो फोर्थ टर्म nth टर्म का फॉर्मूला आप लोगों को आता होगा, बता देती हूँ मैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट करो और सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली आपको निकालनी है फोर्थ टर्म, तो a4 क्या हो जाएगी आपकी 300 प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, डी हमारा कितना है 50, अप्लाई कर दो। ये आ गया आपका 300 प्लस 5 इंटू 5 5 आपका आ गया ये 25, 250 हो गया, और ये आ गया आपका ये 3 हो जाएगा ना, 3 5 15, सॉरी 150 हो गया। ये आ गया आपका 450, 450। फोर्थ टर्म विल बी ऑफ 450। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिमिलरली हम लोग निकाल लेते हैं फिफ्थ टर्म। तो A5 में आपने क्या करना है, A5 को हम लोग A4 प्लस 4D भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में हम लिखते हैं। वैसे भी आप देखो कैसे, 4 कहाँ से आया, n माइनस 1, 4 माइनस 1 आपका आ गया, यहाँ पर जैसे 3 आ गया था 4 माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो। ए की जगह आप लिख दो 300 प्लस 4 इंटू डी आपका है 50, सॉल्व कर लो इसे। 300 प्लस 4 5 20, 200, ये आ जाएगा आपका 500। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या थी 300, कॉमन डिफरेंस था आपका 50, इससे आपने nth टर्म के फॉर्मूले से A4 और A5 टर्म निकाल ली है। आगे वो कह रहा है 6 टर्म भी निकालनी है, तो सिमिलरली आप इसे ऐसे ही A6 निकाल लोगे कैसे, A प्लस 5D करके, और D की जगह 50 और A की जगह 300 पुट करके। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ 8th राउंड। 8th राउंड का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर ईच राउंड हमारी एपी बना रही है, तो 8th राउंड का डिस्टेंस सिमिलरली हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। A8 तो A प्लस 7D, ए आ गया आपका 300 प्लस 7 इंटू डी है हमारा 50। सॉल्व कर लो इसे फटाफट से। 300 प्लस 7 5 35, ये हो गया 350, आपका ये आ जाएगा 650, 650। अगर इनके डिस्टेंस है तो आप इन सबको इनकी यूनिट लगा सकते हो, 400 मीटर, 500 मीटर, 650 मीटर एंड सो ऑन। आपका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हम चाहें तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड्स हमारे उन्होंने स्टार्टिंग में 10 कह दिए थे, तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, ये पेन ले लेती हूँ मैं यहाँ से, ये लो रेड पेन ले लेते हैं। चलो, सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, SN इज इक्वल्स टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी कहाँ भाग गया, ये यहाँ है, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप क्लियर हो रहा होगा, फॉर्मूला दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमें निकालना है S10, तो S10 हो जाएगा हमारा n/2, n हो गया हमारा 10 अपॉन 2a, a आपका 300 ही रहेगा, प्लस n माइनस 1, n हमारा कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे मैं सॉल्व कर लेती हूँ थोड़ा यहाँ पर, चलो दिख रहा है आपको, ठीक है, 5 इंटू ये हो जाएगा हमारा 600, आपका आ जाएगा कितना 600 प्लस 9 इंटू 50, डी की जगह 50 रख देंगे, फिर आप सॉल्व कर लो इसको फटाफट से। 5 इंटू 600 प्लस 9 5 ज़ा 4, ये आ जाएगा 45, 450, ये आ जाएगा 5 इंटू, आप जब इसे ऐड करोगे आ जाएगा आपका 1050, और सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5250 मीटर। तो ये पूरे 10 राउंड का आपका डिस्टेंस कवर, मतलब आप कह सकते हो कि टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड इज 5250 मीटर। क्लियर है? अच्छा, ये ऑप्शन में है, जैसे थर्ड का क्वेश्चन, ये एक तो ए था, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड, अगर रनर ने क्या करा है, खाली 6 राउंड स्टार्टिंग के कंप्लीट करें, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। अभी हमने टोटल डिस्टेंस निकाला था 10 राउंड्स का, अभी हम निकालेंगे 6 राउंड्स का। तो हम यहाँ कर लेते हैं इसको, 6 राउंड के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला वही रहेगा आपका, SN इज इक्वल्स टू 2a, और क्या आ जाता है, सॉरी n/2, ये मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, आप वापस से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला आ गया। n हमारा यहाँ पर क्या है, हम निकालना है S6 निकालना है, तो S6 6/2, और ये आ गया आपका 2 इंटू ए हमारा 300 ही है, प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1 इंटू डी हमारा है 50। सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ये 3, ये आ जाएगा आपका 600 प्लस 5 इंटू 50, सॉल्व कर लो फटाफट से, 3, ये आ जाएगा आपका 600 प्लस 5 5 ज़ा 25, 250, ये आप जब सॉल्व करेंगे 6, ये आ जाएगा आपका 850, और आप मल्टीप्लाई कर लो, 85 इंटू 3 आपका कितना होने वाला है, आप ये देख सकते हो फटाफट से, और सॉल्व कर लो। 5 3 ज़ा 15 और 8 3 ज़ा 24 और 1 25, 2550 मीटर। तो ये आ गया आपका उसका फर्स्ट 6 राउंड का सम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कंप्लीटिंग इन फर्स्ट 6 राउंड। तो हम देख लेते हैं, आई होप ये केस स्टडी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए केस स्टडी 2, सेकंड केस स्टडी क्या कह रही है, ये सारी केस स्टडीज 2025 के सेट्स में आई हैं डिफरेंट, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से देखेंगे। सेकंड केस स्टडी कह रही है, अ ब्रोच इज डेकोरेटिव पीस ऑफन worn on clothing like jackets, blouse or dresses to add elegance. Made from precious metals and decorate with gemstones, brooches come in many shapes and design. वैसे फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा से थोड़ा सा कहानी होती है, ठीक है, समझ लो इसको कि ये ब्रोचेस दिए हैं डिफरेंट डिज़ाइन के, और इनकी शेप आपको दिख रही है, ये क्या कौन सी शेप है, सर्कल्स में है सारे ज़्यादातर। तो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। वन सच ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो आपको ये एक ब्रोच जैसे दिया हुआ है, कोई भी ब्रोच ले लेते हैं, इसका डायमीटर हमें गिवन है, ठीक है, कितना डायमीटर है इसका, 35 मिलीमीटर। वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग बाय 5 डायमीटर्स विद डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। आगे देखते हैं, हमें फिगर दी हुई है, ये देखिए, ये हमारी प्रॉपर फिगर है, एग्जैक्टली क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, वन सच ब्रोच इज मेड, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये हमें सेक्टर्स दिए हुए हैं अलग अलग, आप देख लो, और ये जो पूरा डायमीटर है, ये एक जैसे ये पूरा एक डायमीटर है, ये हमारा कितना है 35 mm का। द वायर इज ऑल्सो यूज फॉर 5 डायमीटर्स, ये आपके कितने डायमीटर हो रहे हैं, 5 डायमीटर हो रहे हैं। एक आप देख सकते हो, ए जैसे ये वाला पूरा ए से, अगर इस पॉइंट को मैं पी डाल दूँ, ए से पी तक, फिर बी से ई तक, है ना, सी से, सिमिलरली आप यहाँ पर इस पॉइंट को कुछ डाल दो, तो हमारे कितने डायमीटर बन रहे हैं, ये 5 डायमीटर आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके कितने सेक्टर्स हो गए, ये देख लो आप। बेस्ड ऑन द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला पूछ रहा है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अगर आपको याद होगा, सेंट्रल एंगल हम लोग निकालते थे, क्लास 8th में पढ़ा होगा आपने सेंट्रल एंगल निकालने का,
कि आपका 360 पूरा कंप्लीट एंगल क्या होता है सर्कल का 360 डिग्री। तो आपको इसमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। सेक्टर्स आपको दे रखे हैं 10 है, तो हम लोग यहाँ पर ही लिख लेते हैं। हमें जो जो गिवन है पहले लिख लो। डायमीटर गिवन है आपको 35 mm। अगर रेडियस निकालनी होगी तो हम निकाल लेंगे डायमीटर अपॉन 2 मतलब 35 अपॉन 2। ठीक है, इसे कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, पॉइंट्स में मत निकालो, सिंपल आप अपना फ्रैक्शन में छोड़ दो, जब आगे कैंसिलेशन वगैरह में काम आ जाएगा। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर, नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ के सेक्टर्स हैं 10। तो आप फर्स्ट पार्ट में सेंट्रल एंगल निकाल लीजिए। सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना आ जाएगा आपका, कंप्लीट एंगल होता है 360 अपॉन 10, तो आपका ये एंगल आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ए सी बी। इस वाले आर्क की लेंथ पूछ रहा है, मैं आपको ये दूसरे कलर से बता देती हूँ। ये वाला आर्क है, ये इस आर्क की लेंथ ये हमसे पूछ रहा है, ए सी बी आर्क की लेंथ। ठीक है, तो इसमें भी आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है हमारा, सेकेंड पार्ट के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। उसका फॉर्मूला होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अच्छा, थीटा क्या है, हमारा एंगल है, सेंट्रल एंगल जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर नहीं तो कई बार गिवन होता है, वरना आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर सेक्टर्स पता है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सारी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं इसमें। थीटा हमारा कितना आया था 36 अपॉन आ गया आपका ये 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस आपकी कितनी आ गई 35/2। इसलिए मैंने डेसिमल में नहीं किया था, जिससे कि कैलकुलेशन विल बी इजी। ठीक है, अब आप डायरेक्टली से फटाफट कैलकुलेशन हमेशा इजी करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है ऊपर। ठीक, कैसे, 2 से 2 काट दो। ठीक है, सिंपल हो गया। 36 से ये 10 बार चला गया। इजी बनाओ क्वेश्चन को हमेशा। ठीक है, ये 5 से काट दो, 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 35। क्लियर है। अब 7 से 7 कट गया, अब क्या बचा देखो 2 11। सिंपल डायरेक्टली इजीली आ गया आपका 11। तो आपके कितने आ गए 11 mm आ गया आपका आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, कौन सा आर्क, ए सी बी लेंथ की लेंथ आ गई आपकी। ठीक है, अब आपका थर्ड है, थर्ड में 2 ऑप्शन है। तो पहला वाला क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है, ये जैसे ये एक सेक्टर है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ भी थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, तो मैं इसे नेक्स्ट उसमें बता देती हूँ आपको। ये हमने रब नहीं किया था, जल्दी से। सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा के फटाफट से अपना थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फटाफट से वैल्यू पुट करिए। थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 36 अपॉन 360 इंटू ये आ जाएगा आपका पाई है 22/7 इंटू रेडियस आपकी क्या थी 35/2। डायमीटर गिवन था, उससे हमने रेडियस ऑलरेडी निकाल ली है। इसकी भी कैलकुलेशन थोड़ी सी है, इसको आप करो। इस कैलकुलेशन हमेशा इजी बनाओ, डायरेक्टली अगेन वैसे करेंगे। 36 से पहले ये 10 बार कट कर दो, 7 से ये 5 बार कट कर दो, जो इजीली कटता है उसे काटते जाओ। ठीक है, 2 से ये 11 बार कट कर दो। अभी देखो, अभी नहीं है कैलकुलेट, 10 से हो जाएगा ये 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा। चलिए कितना बचा 11 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन नीचे आ गया आपका 2 इंटू 2। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर आपको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 385 अपॉन 2 2 ज़ा 4। जब अभी डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, एरिया है इसलिए एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, राइट। चलो आ जाओ, हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। इसके जो ऑप्शन का है आपको एक ही करना है दोनों में से, और लिखा हुआ है तो ध्यान से जो इजी होगा उसकी तरफ जाना, जिसमें कैलकुलेशन कम हो। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने होते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ कितनी लेंथ है। अब देखो क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में कहा, क्या कहा था, एक बार क्वेश्चन पे वापस जाएंगे। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर ऑल्सो। तो एक तो पूरा सर्कल बना है, एक तो पूरा सर्कल ये है जो हमारा पूरा ब्रोच है, ये बना है सिल्वर से, और जितने भी इसके डायमीटर जो ये सेक्टर्स हैं ये सब भी सिल्वर से बने हैं। तो कितने डायमीटर थे हमारे, 5 तो डायमीटर थे, उसके अलावा
पूरी सर्कमफ्रेंस थी। तो आप पेरीमीटर क्या होता है इसका, टोटल लेंथ होती है पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है आपका 2πr, 2πr या पाई डी भी लिख सकते हो उसको, ठीक है ना, पाई डी भी लिख सकते हो। तो हमें यहाँ निकालनी है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ आपकी आ जाएगी, कहाँ कर दूँ, ये कर दूँ, टोटल लेंथ आ जाएगी आपकी पाई डी प्लस 5d। 5d क्यों किया है, 5 डायमीटर्स भी इंक्लूडेड है। बस यहाँ वैल्यू पुट कर लो आप, इसके बाद सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। जब करके दिखाऊं, हो जाएगी कैलकुलेशन। तो बस यहाँ वैल्यू पुट करके आप आंसर फाइंड कर लीजिएगा। इसका आंसर आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है। आई थिंक इसका आंसर आ रहा है 285, ठीक है। तो 285 मिलीमीटर आपका सिल्वर वायर इसमें वो हो जाएगी, ठीक है। चलिए अपनी नेक्स्ट की स्टडी के लिए चलते हैं आगे। ये आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट की स्टडी है ये भी, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस आपके चैप्टर जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उससे है। तो आप देख रहे हैं कि केस स्टडी मल्टीपल चैप्टर्स से आ रही है। जो हमारा पहले वाली थी वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से थी, उससे जो फर्स्ट हमने की है वो एपी से थी, और जो ये नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। तो ऐसे ये आई थिंक 16-17 की स्टडीज़ हैं टोटल। तो आज की वीडियोस में देखते हैं हम लोग कितनी कर पाते हैं। वैसे टारगेट है 8, 9, 10 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस gazing up at its towering height. She measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 degree. तो इसमें एक लड़की है अमृता जो कहाँ खड़ी है, बेस ऑफ द लाइट हाउस के नीचे खड़ी है, और वो वहाँ से देख रही है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता हुआ, उसके टॉप पे कितना दिख रहा है वो 60 डिग्री। देन शी क्लाइम्ड अ नियर बाय ऑब्जर्वेशन डेक 40 मीटर हायर। अगर वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे, जैसे डायग्राम से समझेंगे हम, ये देखो आप प्रॉपर डायग्राम, ये रहा। ये अगर वो ये कह रहा है कि यहाँ पर पहले थी वो ए पर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका लाइट हाउस का टावर आ गया, ये आ गया टॉप, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब वो कह रहा है 40 मीटर का थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, द शी क्लाइम्ड अ नियर बाय ऑब्जर्वेशन डेक 40 मीटर हायर देन हर ओरिजिनल पोजिशन एंड नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप लाइट हाउस ऑफ दी 45 डिग्री। तो आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, चेंज हो गया। कैसे कि जब यहाँ से 40 मीटर ये ऊपर आ गई तो आपका नया एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चंस देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। ये देखिए मेन क्वेश्चन ये है, आपका डायग्राम गिवन है, ये बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कई बार डायग्राम बनाना पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ गिवन है, ईजी है बनाना भी। आप बेस ले लेते, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 डिग्री, फिर वो यहाँ पर डिस्टेंस है, जैसे ए से बी पॉइंट पर आ गई है तो 40 मीटर का डिस्टेंस है। फिर यहाँ से आप जो पॉइंट सी को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री बन रहा है। तो ये सब हमें यहाँ तक गिवन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेस्ड ऑन द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज इफ सी डी इज एच मीटर। ये जो सी डी है ये हमारा कितना है, एच मीटर है, ये हमें गिवन है सी डी, ये एच मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म्स ऑफ एच। तो ये जो बी डी है हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। तो आप देख लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। फॉर्मूला आई थिंक सबको याद ही होंगे, अब तो एग्जाम के 2-3 दिन ही रह गए हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आई थिंक पता होगा। इससे हम साइन कॉस टेन की वैल्यूज निकाल लेते थे। तो हमारा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी हम यहाँ तक देखते हैं, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपका परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और ये आपका बेस हो जाएगा कब, इस एंगल के लिए। और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये बेसिक चीज़ें आती होंगी आपको फिर भी। अब आ जाइए ट्राइंगल कौन सा लेते हैं हम, पहले बी डी सी ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग ले रहे हैं ट्राइंगल बी डी सी। बी डी सी में परपेंडिकुलर की और बेस की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा की जगह आप लगा दीजिए 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका सी डी, अपॉन बेस क्या है आपका बी डी। तो हमें बी डी की ही वैल्यू निकालनी है। अच्छा tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका आ जाएगा सी डी कितना है आपका, सी डी हमें एच गिवन है, एच अपॉन बी डी। तो बी डी की वैल्यू आपकी आ गई, बी डी इधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू एच मीटर कह सकते हो आप इसे। वो ये कह रहे हैं कि एच में ही निकालना है, तो बी डी इन टर्म्स ऑफ एच। तो बी डी का आंसर एच आ गया है, एच मीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका ये आ गया है। सेकंड बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस बी सी इन टर्म्स ऑफ एच।
अब वो कह रहा है बी सी मतलब ये वाला, ये भी आप एच की टर्म्स में निकालो। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फटाफट से यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सेकंड पार्ट के लिए ये तो बहुत ही ईजी बन रहा है, आप देख रहे होंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ट्राइंगल हम यही यूज़ कर रहे हैं, BDC, अभी हम ऊपर वाले ट्राइंगल में काम कर रहे हैं। तो आपका आ जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपकी क्या है, एच है, तो यहाँ ये हो जाएगा 2h स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर। अब BC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा √2h, या h√2 कह सकते हैं, तो h√2 मीटर, ठीक है। तो ये आगे आपका सेकेंड पार्ट भी हो जाता है यहाँ के इसके साथ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट CE ऑफ द लाइट हाउस। या √3 की वैल्यू गिवन है तो हम अप्लाई करेंगे, कई अदरवाइज हम √3 में भी आंसर छोड़ देते हैं। फाइंड द हाइट CE ऑफ द लाइट हाउस, तो CE की आपको पूरी कंप्लीट हाइट निकालनी है, ठीक है। CD आपको पता है h है, और DE आपको पता है यहाँ पर ये BA 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपको, क्या क्या गिवन है, CE आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड, और आपका है, हम ले लेते हैं इसके लिए ट्राइंगल AEC, ठीक है। तो AEC में भी tan थीटा लग रहा है, tan 60, मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, मेरे को लग रहा है यहाँ कर लेते हैं इसको। ट्राइंगल आपका ACE और थीटा है E में tan 45 इज इक्वल्स टू CE अपॉन बेस। बेस कितना था हमारा, AE, बेस था हमारा AE, ठीक है। AE भी हमारा h की टर्म में AE इज इक्वल्स टू BD होगा, आपको पता है AE और BD बराबर होंगे, ठीक है। h हो गया, ये tan 45 1 हो गया, एक मिनट, 45 था एंगल, 60 था ना यहाँ का एंगल, तो हम 60 लेंगे, सॉरी ये हो गया हमारा 60 डिग्री, जस्ट अ सेकेंड, tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 इज इक्वल्स टू CE हो गया हमारा h प्लस 40 अपॉन h, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगी h√3 इज इक्वल्स टू h प्लस 40, h इधर ले आओ, h√3 माइनस h इज इक्वल्स टू 40, h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40, यही वैल्यू पुट करनी है, यहाँ कर दो, अदरवाइज आप राइट हैंड साइड ले जाके कर सकते हो। 1.73 गिवन है, माइनस 1 40, ये आ जाएगा आपका h, 1.73 माइनस 1 हो जाएगा 0.73 इज इक्वल्स टू 40, तो h आ जाएगा आपका 40 अपॉन 0.73। तो इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो, पॉइंट हटा लो, ऊपर आ जाएगा 0 अपॉन 73, अब ये डिवाइड कर लो डायरेक्टली, तो इसका आंसर आ रहा है 54.79 मीटर आई थिंक, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट भी हो जाता है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो लास्ट पार्ट ये कह रहा था ये कि अच्छा ये वाला है, फाइंड द हाइट, हमने CE निकाल ली है। अब नेक्स्ट वो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड डिस्टेंस AE इफ AC इज 100 मीटर। यहाँ इन्होंने हमें AC गिवन कर दिया, AC हमें गिवन है, ठीक है। जब AC गिवन है तो ईजी हो गया। अब आप देखो ट्राइंगल में, एक मिनट इसे मैं रख करके यहीं समझाती हूँ आपको, ईजी हो जाएगा आपके लिए थोड़ा समझना। इसमें हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इसमें हम लोग लेते हैं ट्राइंगल AEC, ठीक है। सॉरी, ये आ गया आपका ट्राइंगल AEC। इसमें बात हो रही है हाइपोटेन्यूज की, AE की, और AC एंड AE हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस AE हमें फाइंड करना है, और AC की बात हो रही है यहाँ पर। तो किस चीज़ का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज क्या बताया था अभी, कॉस में होता है, तो ये आ गया आपका cos 60 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपका, बेस है आपका AE अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। यहाँ हमें AC गिवन है 100, तो आप 100 और AE आपको निकालना है। cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू AE अपॉन 100, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा, तो AE आ जाएगा आपका 50,
100/2, तो AE की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आई थिंक सारी केस स्टडीज़ क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी केस स्टडी है सेकंड सेट की, 2025 के सेकंड सेट की केस स्टडी है। फर्स्ट केस स्टडी क्या कहती है देखते हैं। अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रैंड कल्चरल इवेंट टू शो द टैलेंट ऑफ इट्स स्टूडेंट। टू अकोमोडेट द गेस्ट द स्कूल प्लान्स टू रेंट चेयर्स एंड टेबल्स। तो स्कूल ने क्या किया है, एक कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए कुछ गेस्ट को अकोमोडेट करने के लिए चेयर और टेबल रेंट पे मंगाए हैं। तो इट फाइंड्स दैट रेंट फॉर ईच चेयर इज़ 50 रुपीज़ एंड फॉर ईच टेबल इज़ 200 रुपीज़। तो ईच चेयर, एक चेयर का रेंट दे रहा है 50 रुपये और टेबल का 200। द स्कूल स्पेंड 30,000 फॉर रेंटिंग द चेयर्स एंड टेबल्स। स्कूल ने कितने रुपए खर्च किए, 30,000 रुपीज़। अभी हमें जो जो दिया गया हम ले लेते हैं उसको। एंड टोटल नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल 300। हमें जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द स्कूल रेंट एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स, तो पहले से ही बोल दिया उसने। नंबर ऑफ चेयर्स हमें लेनी है x और नंबर ऑफ टेबल लेनी है y। तो x एंड y टोटल हमें ऊपर ही दे दिया है उसने, 300 रुपये है, ठीक है ना। और एक चीज़ हमें और दी थी कि चेयर की कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपये, और टेबल की कितनी थी, टेबल की देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेबल की कॉस्ट थी हमारी 200, ठीक है ना। तो हमारी आ गई x 50 एंड y इंटू 200। तो ये टेबल आ गई हमारी 200 रुपीज़ की। क्वेश्चन कह रहे हैं राइट डाउन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो हमारी लीनियर इक्वेशन से बनी गई, फर्स्ट बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300 और सेकंड आ जाएगी अब 50x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 30,000। टोटल मनी उन्होंने स्पेंड किए 30,000। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका यही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें बनानी थी, वो हमने बना दी, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स रेंटेड बाय द स्कूल। तो क्या करना है, हमें दिख रही है दो लीनियर इक्वेशन है और आप ये सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। तो हम ये करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिससे ये क्लियर हो जाए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300। ये आपका थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर, आपका ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300 एंड सेकेंड इक्वेशन थी आपकी 50x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 30,000। इसको सॉल्व करिए। यहाँ से हम थोड़ा इजी बना लेते हैं इस इक्वेशन को, 50 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 30,000। यहाँ से आ जाएगी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 30,000 अपॉन 50। 0 से 0 कट गया, 5 6 30, ये आ गया आपका 600, ठीक है। तो x प्लस 4y आ गई आपकी 600 और x प्लस y थी आपकी 300। इन दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम, सेकंड इक्वेशन के नीचे वापस से फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखो और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सेकंड माइनस 1, क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये x तो कट गया, 4y माइनस y हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 300। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300 अपॉन 300। तो 100 तो क्या आ गई आपकी, y क्या थी, नंबर ऑफ टेबल्स, तो 100 आ गई आपकी टेबल्स। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें नंबर ऑफ चेयर्स निकालनी है। तो चेयर्स कैसे निकालेंगे, अब चेयर्स x हैं तो x प्लस वाई 300 है, यहाँ पुट कर लो आप फर्स्ट इक्वेशन में। तो आपकी आ जाएगी x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 300। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200, 300 माइनस 100, यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम 1, ठीक है। तो हमारा ये जो क्या बोलते हैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो, सेकंड पार्ट देखेंगे हम क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल रेंटेड बाय द स्कूल। तो हमारा फर्स्ट ये वाला आंसर तो आ गया है, x और y की हमने वैल्यू निकाल ली है। y हमारा 100 आया है और x हमारा 200 आया है।
नेक्स्ट कह रहा है वो, इफ द स्कूल वांट्स टू स्पेंड अ मैक्सिमम ऑफ 27,000, अब यहाँ मनी चेंज कर दिया, पहला अमाउंट था 30,000, अभी अमाउंट आ गया है 27,000 ऑन 300 आइटम्स, पहला टेबल और चेयर वही है, देन फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल इट कैन बी रेंट। तो अगेन हम लोगों को इक्वेशन ही सॉल्व करनी पड़ेगी। इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300 और हमारी सेकंड इक्वेशन थी, अब यहाँ इक्वेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि 50x प्लस 200y इज इक्वल्स टू, अब हमारा टोटल अमाउंट लेंगे हम 27,000, तो सेकंड इक्वेशन में हमारी 30,000 की जगह आ गया है 27,000। एज यूजुअल सॉल्व हमें वैसे ही करना है जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अगेन थोड़ा इजी बनाते हैं इसको, 50 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27,000, यहाँ से x प्लस 4y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगी 5 5 ज़ा 25 और 2 5 4 ज़ा 20, 540 आ जाएगी आपकी। x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 540। तो यहाँ से अब आप सॉल्व कर लो, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे, अगेन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300, माइनस करो फटाफट से, x से x कट गया, 4y माइनस वाई कितना हो जाएगा 3y, और यहाँ आ जाएगा आपका 0 4 1, 140 आ जाएगा, 240 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा आपका, तो y इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 80। तो हमारी नंबर ऑफ टेबल्स आ गई है 80। अब आप नंबर ऑफ चेयर सिमिलरली निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ चेयर्स आ जाएंगी x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 300 फ्रॉम 1, तो यहाँ से हम यहाँ कर लेते हैं x प्लस 80 इज इक्वल्स टू, तो x आ जाएगा आपका 300 माइनस 80, तो आंसर हमारा आ जाएगा 220। ठीक है, तो आपके दोनों पार्ट हो चुके हैं। तो इन दोनों में से आपको एक ही करना था, तो इसलिए मुझे टाइम लगा क्योंकि मैंने दोनों बार इक्वेशन सॉल्व किया, आपको सिंगल ही करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट तो काफ़ी मुझे सिंपल सा ही लग रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स दैट कैन बी रेंटेड इन 30,000 इफ नो चेयर्स आर रेंटेड। यहाँ वो बोल रहा है चेयर्स नहीं ली है, तो नंबर ऑफ चेयर्स क्या हो गई है 0। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ करें इसको, नेक्स्ट में कर लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स दैट कैन बी, तो मनी हमारी वही है, या क्या हमारा लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट, ये क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर चेयर्स, कोई चेयर्स नहीं है, नो चेयर्स नीडेड। तो हमारी x क्या है 0 है, और आपका अमाउंट कितना दे दिया इन्होंने 30,000, और y आपकी टेबल्स है। ठीक है, निकालना क्या है आपको, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स कैन बी कैलकुलेटेड, पूरा लिख लेना आप, अब यहाँ इतना ही लिख देती हूँ मैं, तो फिर कितनी 30,000 से, तो 30,000 डिवाइडेड बाय आपकी कितनी आ जाएंगी 200, क्योंकि हमारी कितनी थी कॉस्ट, टेबल की कॉस्ट कितनी थी 200 थी। ठीक है ना, 200 रुपये ले रहे थे पर टेबल, तो सिर्फ टेबल के लिए हमें नंबर ऑफ टेबल्स निकाल लेते हैं, 200 से डिवाइड कर दो, इसे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी, ये कट जाएंगे 150 टेबल्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, 2 15 ज़ा 30 एंड ये 150 आपकी टेबल्स आ गई। ठीक है, तो ये वाली केस स्टडी में हमारा यही था, ये ऑल पार्ट्स डन। तो सिंपल थी, कुछ खास नहीं था। पहले हमें एक्स और वाई टेबल नंबर ऑफ टेबल चेयर गिवन थे, उन्होंने कहा था कि 50 रुपये आपकी चेयर के हैं और 200 रुपीज़ टेबल का रेंट है, तो उसमें हमें 50x और 200y पहले दे रखा था 30,000, इसके बाद सेकंड पार्ट में उन्होंने 20,000 कर दिया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में उसने बोला आपको चेयर्स नहीं लेनी है, सिर्फ नंबर ऑफ टेबल्स बतानी है, तो नंबर ऑफ टेबल बतानी है, एक टेबल की कॉस्ट 200 है, तो आपने टोटल मनी से 200 से डिवाइड कर दिया और आपको नंबर ऑफ ये एक्चुअली टेबल आपने निकाल ली। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स। क्लियर है, तो ये हमारी फर्स्ट केस स्टडी थी सेट की। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी, देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी क्या कह रही है। नेक्स्ट केस स्टडी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी ये एक ऐसे दी गई है, राहुल इज़ अ लकी चार्म फॉर अ क्रिकेट टीम। कोई राहुल है जो अपनी टीम के लिए बहुत लकी है भाई, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ही हैज़ अ जार ऑफ कार्ड्स विद नंबर फ्रॉम 10 to 74। तो जार ऑफ कार्ड है, उसमें 10 to 74 तक के नंबर्स हैं। बिफोर ईच मैच ही ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम अ जार, इफ द कार्ड बियर्स एन इवन नंबर टीम विन। ठीक है, इफ द नंबर इज इवन एंड डिविजिबल बाय 5, अगर इवन नंबर आ रहा है तो टीम जीत रही है,
इवन नंबर के साथ वो डिविजिबल बाय 5 भी है तो टीम बड़े मार्जिन से जीत रही है। इफ द नंबर इज एन ऑड नंबर लेस देन 30, ऑड नंबर लेस देन 30, दे विन बाय स्मॉल मार्जिन, जीतते हैं लेकिन छोटे मार्जिन से। एंड इफ द नंबर इज प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 74 दे लॉस। तो इन्होंने एक ये सर्कमस्टेंसेस दे दिए हैं कि राहुल जो है वो इसमें से कुछ ना कुछ पेपर निकाल रहा है, आपको दिख रहा है बाउल है, तो यहाँ पर इस बाउल में से पेपर निकालने के बाद ये जो चीज़ें हो रही हैं इसके अकॉर्डिंग अब हमें देखते हैं, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे प्रोबेबिलिटी का है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉ अ कार्ड विद एन इवन नंबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉ अ कार्ड एन इवन नंबर। तो पहले वो क्या कह रहे हैं, हमें सब हमने लिख लिए थे हमारे 10 to 74 तक तो नंबर्स थे। टोटल आउटकम बताइए कितने होंगे। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स में 10 आपको इंक्लूड करना है, तो 10 से 74, तो शुरू के आपने क्या करने हैं, 9 नहीं लेने हैं, तो 74 में से 9 माइनस कर दो, आपको टोटल आउटकम डायरेक्टली मिल जाएंगे, आपके आ जाएंगे 65 आ गए हमारे टोटल आउटकम। इवन नंबर्स कितने होंगे पहले ये सोचो, इवन नंबर इसमें कितने होंगे, ऐसे लिखोगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, 12, 14, 16, 18, तो डायरेक्टली कैसे निकाल लेते हैं। नंबर कितने हैं हमारे 65 थे ना, टोटल नंबर 65 है, और इवन नंबर कितने होंगे, इससे एक कम 9 तो लेना नहीं है, 64/2 + 1, ये हमारे कितने आ जाएंगे इवन नंबर, 32 + 1 ये आ जाएंगे 33। तो इवन नंबर्स भी मिल गए आपको, टोटल आउटकम्स भी मिल गए हैं। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी राहुल ड्रॉ अ कार्ड एन इवन नंबर। इवन नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ इवन नंबर, जितने इवन नंबर है वो अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम को हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं ना, टोटल आउटकम। तो आपके ये आ गए हैं 33/65। तो फर्स्ट आंसर तो इजी था, बस यहाँ ध्यान देना है आपके टोटल आउटकम्स कितने हैं और इवन नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट वो क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद एन ऑड नंबर लेस देन 30, ऑड नंबर लेस देन 30, तो 30 से कम की बात हो रही है, ऑड नंबर लेस देन 30, इसका मतलब हमारा क्या है, लेस देन 30 हमें ऑड नंबर्स बताने हैं। तो ये तो सिंपल है, बता दोगे आप। देखो 10 तक तो इवन है, 7 ये आ गया आपका, 30 भी इवन है, तो 11 से शुरू हो जाओ, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे कितने आ गए हैं, लेस देन 30 ऑड नंबर्स 10। तो अब आप क्या करो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो फटाफट से, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर लेस देन 30 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे 65। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ये 5 से कट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 13 ज़ा 65, तो 2/13 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई डाउट तो नहीं है। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो मैं दोबारा कर देता हूँ। सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट डन। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद अ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 74। बिटवीन 50 एंड 74 प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं 50 एंड 74 में, तो आप ये देख लीजिए 50 एंड 74 में हमारे प्राइम नंबर हमें लिखने पड़ेंगे, ये 50 एंड 74 के प्राइम नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं। 50 से 74 के बीच में प्राइम नंबर, एक तो हो गया आपका 53, 59 और 61, 57 तो नहीं होता है प्राइम नंबर, 61, 67, 71 और 73, ये हमारे प्राइम नंबर आ गए। कितने हो गए ये, तो इसको हम लिखोगे ऐसे, प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 74, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 6/65, तो ये कुछ कैंसिल होता है तो आप कर लो, होता नहीं है वैसे क्योंकि 6 और 65, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या कहता है इसका, लास्ट पार्ट हमारा कहता है इसका कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद एन इवन नंबर डिविजिबल बाय 5। तो आपको इवन नंबर ढूंढना है, मतलब कि उस जब मैक्सिमम उन्हें जीतना है, तो इवन नंबर डिविजिबल बाय 5, इवन नंबर डिविजिबल बाय 5, तो हमें कहाँ से कहाँ तक, जो हमारे नंबर्स थे आपके ये इवन नंबर डिविजिबल बाय 5, तो ये 10 से लेकर नंबर है हमारे 74 तक जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। देखो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो और 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे,
ये हमें ढूंढना है। 2 से डिविजिबल वाले नंबर तो सारे हो गए आपके 10, 12, 14, लेकिन जो 5 से डिविजिबल होंगे वो नंबर्स कितने होंगे, जो दोनों से होंगे, 2 और 5 दोनों से। तो आप ले लो, एक तो 10 हो गया और आपका 2 और 5 दोनों से क्या होगा 20, फिर आपका आएगा 30, 40, 50। इसका मतलब 2 और 5 यानी कि जो दोनों 10 से डिवाइड होंगे, 60 और 70। तो कितने आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपकी प्राइम नंबर इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इज हो जाएगा आपका 10 अपॉन टोटल आउटकम 65। तो आप यहाँ कैंसिल कर लो, 2, 5 2 ज़ा 10 और 5 13 ज़ा ये। अब नहीं सॉरी 10 नहीं थे ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 7 है ये, तो ये आएगा 7 अपॉन 65। ठीक है, तो आंसर आएगा 7 अपॉन 65। क्लियर हो गया। दोबारा बता देती हूँ, प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 74 तो ये वाला हो गया था। यहाँ कह रहे हैं ये इवन नंबर भी होना चाहिए और डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए। तो डिविजिबल बाय 5 कब होगा भाई, इवन नंबर तो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन वो 5 से भी डिविजिबल हो, जो 2 से भी डिविजिबल हो, तो वो कब होगा जब 10 से डिविजिबल हो। तो आपका आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये 7 नंबर आ गए, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7 अपॉन 65। क्लियर है। तो ये आपकी केस स्टडी थी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी क्या कह रही है। चलिए इस सेट की अब लास्ट केस स्टडी के लिए आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी थर्ड, फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गई है। ये देखिए, अ स्किल्ड कारपेंटर डिसाइड टू क्राफ्ट अ स्पेशल रोलिंग पिन। रोलिंग पिन सबको पता है, बेलन जिससे मम्मियाँ रोटी बनाती हैं घर में। फॉर अ लोकल बेकर ही केयरफुली जॉइंट 3 सिलेंड्रिकल पीसेज ऑफ वुड। तो ये बेलन बनाने के लिए क्या किया, 3 सिलेंड्रिकल पीसेज ले लिए हैं। जैसे एक ये बड़ा वाला हो गया आपका है ना, एक ये आपका छोटा हो गया इधर से, और एक ये आपका ऐसे। तो ये 3 सिलेंड्रिकल पीसेस से एक रोलिंग पिन बना दिया है। 2 स्मॉल वंस एंड एट द एंड एंड द वन लार्जर इज सेंटर टू क्रिएट अ perfect tool. The baker loved the rolling pin as it rolled out the smoothest dough for breads and pastries. वैसे ये पैराग्राफ हमारे किसी काम का था नहीं मैथ्स में, लेकिन चलो स्टोरी आ गया हमारा। ये डायग्राम गिवन है, वेरी गुड। चलिए ये हमारा डायग्राम। डायग्राम क्या कह रहा है, ये आपको दिख रहा है बड़ा वाला एक सिलेंडर हो गया ये, और मैं रेड पेन ले लेती हूँ। एक ये सिलेंडर है, एक ये छोटा वाला सिलेंडर है, एक ये छोटा है। तो आप देख लो इनकी सारी मेजरमेंट गिवन है। द लेंथ ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट इज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे दी है। डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। एंड द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल सिलेंड्रिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर एंड उसके डायमीटर भी दे रखे हैं। ध्यान रखेंगे डायमीटर गिवन है तो रेडियस, फॉर्मूले में अगर रेडियस चाहिए तो रेडियस निकालेंगे। ठीक है, डायमीटर को ही पुट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंड्रिकल टैंक। तो सिलेंडर में हमें क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम। पहले तो आप लिख लो वॉल्यूम, इसको हम V1 लिख लेते हैं बड़े सिलेंडर के लिए। ठीक है, बड़ा जो कि 3 सिलेंडर्स हैं और इनके सेम रहेंगे। छोटे सिलेंडर्स की मेजरमेंट सेम है, तो आप एक का निकाल के भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द बिग सिलेंडर। बिग सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये लिख दीजिए फॉर्मूला, R1 स्क्वायर H1। R1 क्या है हमारा, R1 निकाल लो इससे, R1 आ जाएगा 7/2। ठीक है, और ये हो गई हमारी H1, ये हो गई H2 और ये हो गई हमारी R2 2.1/2। ये सब हमने ये निकालनी डायग्राम में, आप प्रॉपर लिख सकते हो। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए। जब पाई की वैल्यू ना गिवन हो 3.14 तो हमें 22/7 ही लेनी होती है। ठीक है, तो 22/7 इंटू रेडियस हमें कितनी गिवन है, रेडियस हमारी है 7/2। तो आप यहाँ लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2 और हाइट है हमारी 12। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई आपकी। और इसे कैंसिल कर देते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 2 11 ज़ार 2 6 ज़ार। कभी भी डेसिमल में कन्वर्ट मत करो, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कैलकुलेशन की वजह से ही रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखेंगे, इजी बनाइए क्वेश्चन को हमेशा। ये आ गया आपका 11 इंटू 7 इंटू 6, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके देख लो। ये आ गया आपका 462 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट इज नेसेसरी। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा ये आ गया है। पहला आंसर हमारा आ गया है 462 सेंटीमीटर क्यूब। अब फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट। अब हमें इसमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका क्या होता है,
कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। तो हमारे ये सेकंड पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। अभी तो बहुत कम दिन है, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, नहीं हुए हैं तो अभी भी फॉर्मूला चार्ट से फटाफट से सारे फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। 2 पाई आर एच, तो वैल्यू पुट करिए 2 × 22/7। R1 H1 लिख देती हूँ मैं, बड़े सिलेंडर की बात हो रही है यहाँ। R1 इज 7/2 एंड हाइट इज 12, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लो फटाफट, कैलकुलेशन हो जाएगी। 7 से 7 कट करिए, 2 6 ज़ा 12, ये आ गया हमारा 22 2 ज़ा 44 × 6, 44 × 6 आता है आपका 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ध्यान रखेंगे, एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट एंड वॉल्यूम की यूनिट क्यूब, ठीक है। यूनिट ज़रूर लिखेंगे तो हमारा ये सेकेंड पार्ट भी इसके साथ हो जाता है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट तक तो हो गया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट भी हमने निकाल लिया है। अब ये कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द टू सिमिलर या स्मॉल आइडेंटिकल हैं जो ये आपके टू स्मॉल आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल पार्ट, तो इनके रेशियो निकालने हैं हमें। तो पहला देखो आधा पार्ट हम कर चुके हैं, तो बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, ये वाला, ठीक है। अब हमें निकालना है छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम और इनका रेशियो निकालना है, दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम निकाल के। तो हम स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, तो इसमें हमारा देखिए वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा पाई R2² H2 कर लेते हैं इसको, R2 H2 लिया है हमने से। तो पाई हमारा कितना है 22/7 और रेडियस हमारी है 2.1 इंटू हाइट है हमारी 5। तो ये तो इजी है आपका, 22/7 2.1/2 करना था ना, ये आ जाएगा आपका, ये आ गया हमारा R² है तो आपका ये आ जाएगा 2.1/2 इंटू 2.1/2 इंटू हाइट हमारी है 5। अभी आप कैंसिलेशन देख लीजिए, कुछ होता है तो 2 से ये आ गया 11 बार और ये हो गया आपका 0.3 और कुछ कैंसिल होता है तो ये आ जाएगा कितना 11 3 ज़ा 33, 3.3 इंटू 2.1 इंटू 5/2। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम निकाल लेते हैं दोनों का वॉल्यूम। तो 2 ऑफ वॉल्यूम 2 कर देते हैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। तो ये आ जाएगा 3.3 इंटू 2.1, 5 हो जाएगा 10.5 और (2) था इंटू 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया हमारा 3.3 इंटू 10.5, इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 34.65 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है रेशो ऑफ वॉल्यूम 1 रेशो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स। तो ये आप निकाल लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं इसके लिए। यहाँ कर लेते हैं हम इसको, है ना, वॉल्यूम 1 टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर्स। तो पहला वाला वॉल्यूम हमारा कितना आया था 462 जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, अपॉन अभी हमने निकाला है वॉल्यूम 34.65, ठीक है। तो ये 34.65 है, पॉइंट हटा दो तो ये ऊपर 0 0 आ जाएगा, 46200/3465। तो सिंपल आराम से कैलकुलेशन करेंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, फिर आई थिंक 11 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 40/3। तो रेशो आ जाएगा इसका 40:3। तो ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन में लेना है, आपका फर्स्ट वाला ये हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया आपका 40:3, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फाइंड द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 आइडेंटिकल स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सिलेंडर का, सम मतलब दोनों का निकालना है, तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों को ऐड कर दो, सेम बात है। तो फाइंड द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हम इसे कहाँ करें, इसे हम यहीं कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ये रब कर देती हूँ मैं यहाँ से फटाफट। और आप ध्यान से देखेंगे कि स्मॉलर वन का है तो रेडियस और हाइट स्मॉल सिलेंडर की लेनी है, ठीक है। यही गलतियाँ हो जाती हैं एग्जाम में जहाँ नंबर कट जाते हैं। तो आपको निकालना है कर्व्ड
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल, ये थर्ड पार्ट का बी ऑप्शन है, सिलेंडर। तो ये होगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अगेन आप वैल्यू लगाइए 2 पाई आर एच, तो ये हो जाएगा 2 इंटू R2H2 कर देते हैं 22/7। R2 रेडियस लेनी है 2.1/2 और हाइट है हमारी 5। कुछ कटता है तो कैंसिल कर दो, 2 से 2 कट गया। इसके अलावा क्या आ जाएगा यहाँ 22/7 इंटू, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ये अगेन जाएगा 0.3, ये आ गया हमारा 22 इंटू 5 3 सा 15, 1.5 1.5 इंटू 22 आ गया आपका 33। और हमसे ये इन्होंने सम पूछा है तो दोनों सिलेंडर का पूछा है, ठीक है। तो आप निकाल दो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 आइडेंटिकल सिलेंडर, ठीक है। मैं लिख रही हूँ बोथ स्मॉल सिलेंडर, आप सेम लिखेंगे सिलेंडर्स, स्टेटमेंट का ध्यान रखेंगे। ये आ जाएगा 33 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके साथ ये वाली की स्टडी हमारी खत्म होती है। थोड़ी कैलकुलेशन थी, मेंसुरेशन में होती है कैलकुलेशन, यू नो दैट, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी। अब ये जो नेक्स्ट केस स्टडी है ये हमारे सेट 3 की है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस 2025 में आए हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर आए हुए क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की केस स्टडी की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, अ गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म वॉकवे। यूनिफॉर्म वॉकवे आपको दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ये बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से शुरू है ये, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है ये आपका, और यूनिफॉर्म वॉकवे वो सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायग्राम में गिवन है। देखो 12 मीटर एक तरह से रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर, और आपको दिया हुआ है जो ये पाथवे है, पाथवे ये इसका ये एक्स दिया हुआ है, और ये चारों तरफ से यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ भी एक्स है और ये यहाँ भी एक्स है, ठीक है। तो अब हमें इसमें देखो क्या क्या पूछा है, द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे। अच्छा एरिया गिवन है हमें, टोटल एरिया पूरे इसका, अगर हम सपोज क्या करते हैं इसको हम कुछ मान लेते हैं ABCD, और यहाँ आपको एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं PQRS। तो अगर आप देखा जाए तो हमें एरिया ऑफ ABCD गिवन है, कितना है वो 360 मीटर स्क्वायर। द विथ ऑफ द वॉकवे सेम ऑन ऑल साइड्स, तो विथ जो है वो सेम है, तो हमने यहाँ एक्स ली हुई है, इन्होंने दिया डायमेंशन ऑफ द लॉन इटसेल्फ आर 12 and 10, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर दीजिए, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे टेकिंग विथ ऑफ द वॉकवे एक्स मीटर। एक्स मीटर लेके आपको क्या करना है इसमें वो निकालना है, ठीक है। अच्छा अब हमें किसका निकालना है, वो कह रहा है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे, जो हमें ये दिया हुआ है। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ ABCD, टोटल एरिया ऑफ लॉन एंड वॉकवे, लेंथ ऑफ ABCD विल बी, देखो 12 मीटर इतना है, ये 12 मीटर है, यहाँ से ये वाला x और ये वाला x कितना हो गया x प्लस एक्स, तो लेंथ हो गई 12 प्लस एक्स कितना हो गया 12 प्लस 2x। अब ब्रेथ निकाल लो, ब्रेथ ऑफ ABCD, ब्रेथ कितनी गिवन है 10 मीटर, तो 10 में इसमें भी सेम करना है, x यहाँ से भी ऐड करना है, यहाँ से भी ऐड करना है, 2x, 10 प्लस 2x, तो लेंथ और ब्रेथ हमें मिल गई है। एरिया हमें गिवन है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया कितना गिवन है 360, तो लेंथ ले लो 12 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 360। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये आप 12 से 10 को करेंगे 120, 12 से 2x को करेंगे 24x, 2 10 20x प्लस 2 2 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 360। जब भी बोला जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बनेगी, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये 4x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, प्लस 24 और 20 44x, ये आ जाएगा 360 माइनस 120, 360 माइनस 120 हो गया आपका 240, तो आपकी इक्वेशन ये बन गई है। थोड़ी सी और चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 4 कॉमन आ रहा है, x यहाँ आंसर छोड़ देंगे तो भी ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू 240, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस ये इधर ले आएंगे, पहले 4 से काट दो, 4 6 24,
एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 ये आ जाएगी आपकी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले का आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60। क्लियर है। सेकंड क्या कह रहा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द, दैट मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। एक्स स्क्वायर, ये हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें आप देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये हो जाएगा। 60 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 11 हो, आई थिंक आती होगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फिर भी मैं बता देती हूँ। जब भी आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी हो, आप ये a और c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a और c को मल्टीप्लाई करके देखो कि उनका जो फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब कि a इंटू सी जो भी है वो या तो a प्लस सी या a माइनस सी होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द ये साइन। तो यहाँ माइनस है, तो 60 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 11 हो, तो 60 के ऐसे फैक्टर 15 फोर सा, ठीक है ना, 15 माइनस 4 11, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग, टेक x कॉमन, x प्लस 15 माइनस 4 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अगेन वी हैव सेम ब्रैकेट, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो आप एक बार कह सकते हो या तो x प्लस 15 0 है या x माइनस 4 0 है। तो एक आ गया आपका x इज इक्वल्स टू माइनस 15, एक आ गया x इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, तो हम आंसर कौन सा लेंगे इसमें, आंसर हम लोग लेंगे ये वाला, ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन था, ये आई थिंक थर्ड पार्ट का फर्स्ट ऑप्शन था। अब हमें थर्ड पार्ट में एक और ऑप्शन है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं क्या करना है। क्लियर है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, सेकंड का बी पार्ट। इफ द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर 12,000, 50 पर मीटर स्क्वायर इज 12,000, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे। हमें इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आप देखो क्या है क्वेश्चन, ये तो सिंपल है। आप देखो क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट पेइंग द वॉकवे ऑफ द ₹50 पर स्क्वायर मीटर, 12,000 रुपये दे रखा है हमें, किसका, इसका देखो आप सेकंड का बी पार्ट। सेकंड के बी पार्ट में एरिया आपका क्या होता है, हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया में कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं जब भी, और टोटल कॉस्ट हमारी निकल जाती है, टोटल कॉस्ट निकलती है अगर हम एरिया और कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया हमें नहीं पता है, तो एरिया कैसे निकलेगा आपका, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट फॉर पर स्क्वायर मीटर। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी दी है इन्होंने, 12,000 रुपये, अपॉन 50 रुपीज़ पर है। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कट गया, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 0 240 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया 240 मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू थी x की 4। ठीक है, माइनस 15 भी थी पर हम यहाँ ये ले लेंगे। ठीक है, 240 मीटर स्क्वायर। तो अब ये देखो, ये हमारा इससे एरिया निकल गया है। अब हमारा एक लास्ट पार्ट है, ये भी सिंपल है। अब आप देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत कम थी। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। लॉन का पेरीमीटर बताना है। तो लॉन क्या है, कौन सी शेप है लॉन, लॉन एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 खाली लॉन का बताना है। तो लॉन हमारा हमने क्या लिया था, PQRS लिया था आई थिंक। देखो ये लॉन हमने अंदर वाला लिया था PQRS। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है आपकी 12, और ये आ गया 10, तो 2 इंटू 22, ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ये बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, वो मुझे लग रहा है आप लोग इजीली कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी, ये डायग्राम सेम मतलब लग रहा होगा आपको लाइट हाउस वाला, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंसेस का ही। ठीक है,
A lighthouse stands tall on a cliff by the sea, watching over ships that pass by. One day a ship is seen approaching the shore, and from the top of the lighthouse, the angles of depression of the ship are observed to be 30 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन जब पहले देखा है तो 30 डिग्री आपका ये है पी पॉइंट के लिए. फिर एंड 45 डिग्री एज इट मूव फ्रॉम पी टू क्यू. अगर पी से क्यू पर मूव करते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है 45. इसका मतलब ये वाला एंगल बन गया हमारा 45 और ये बन गया हमारा 30 डिग्री. क्योंकि आप देखो ये ऐसे पैरेलल लाइंस हैं और ये ऐसे. अगर ये वाला एंगल जो होता है वो यही होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, राइट. आगे वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखते हैं हम. ये हमें 50 मीटर्स क्या गिवन है कि एक मिनट. द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 50 मीटर. ओके, लाइट हाइट हमें कितनी गिवन है 50 मीटर. लाइट हाउस की हाइट हमें गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट पॉइंट क्यू. अभी ध्यान से देखना है कि पॉइंट क्यू की बात हो रही है, पॉइंट पी की बात हो रही है. ठीक है, डायग्राम प्रॉपर विजिबल नहीं है, एक मिनट, ये लीजिए. ठीक है, आई थिंक डायग्राम प्रॉपर विजिबल है. अब सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, ए बी हमारा 50 है. अब वो पूछ रहा है सबसे पहले वाले पार्ट में कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट क्यू वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 40. ये यहाँ से पूछ रहा है ना, क्यू ए. तो हम लोगों को निकालना है यहाँ पर ए क्यू या क्यू ए की वैल्यू. तो क्यू ए की वैल्यू के लिए आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए ले लो ट्राइंगल क्यू बी ए क्यू. बी ए क्यू, ठीक है, इसमें एंगल पता है आपको. अब आप ले लो, यहाँ क्या लगेगा, बेस और परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 45 ए बी अपॉन क्यू ए. 10 45 इज 1. ए बी है हमारा 50 अपॉन क्यू ए. तो ये भी हमारा कितना आ गया 50 मीटर. तो क्यू ए की लेंथ हमारी आ गई है 50 मीटर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, डिस्टेंस ऑफ द बेस फ्रॉम लाइट हाउस फ्रॉम क्यू. तो ये आ गई हमारी 50 मीटर. फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी बी ए एंड क्यू बी ए. किसका पूछ रहा है एंगल पी बी ए. ये पूरा एंगल कितना होगा, एंगल पी बी ए. सेकेंड पार्ट में सेकेंड पार्ट का एंगल पूछ रहा है वो, एंगल पी बी ए और एंगल क्यू बी ए. तो एंगल क्यू बी ए एंड एंगल पी बी ए हमें निकालना है. क्यू बी ए कितना होगा, ये वाला क्यू बी ए. पहले हम क्यू बी ए निकाल लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से. ट्राइंगल देखिए क्यू ए बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो भाई. एंगल क्यू प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 45 प्लस 90 प्लस क्यू बी ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लिख सकते हो आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ये हो जाएगा 90 प्लस 45 आपका आ गया, ये 45 है 30 है, बी ए क्यू बी ए, ये आ जाएगा आपका 135 प्लस क्यू बी ए इज़ 180. तो क्यू बी ए इज़ 180 माइनस 135, इट विल बी 45 डिग्री. तो ये हमारा 45 आ गया. अब हमें लास्ट में निकालना है पी बी ए. एंगल पी बी ए. पी बी ए कैसे निकलेगा, ये पूरा सिंपल है. ये 30 और ये 45, ये हम निकाल चुके हैं कितना, पी बी ए 45 पी बी ए. अच्छा हमें ये भी निकालना पड़ेगा ना पहले, छोटा वाला एंगल. ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे, एंगल पी बी ए हो जाएगा 30 प्लस ये पूरा पी बी ए निकालना है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं ना, क्यों परेशान होना है. ये पूरा ट्राइंगल ले लो. इस पूरे ट्राइंगल में ये 30 डिग्री पता है, ये 90 पता है, ये पूरा निकाल लो, ये भी सिंपल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका पी बी ए 30 प्लस 90 प्लस पी बी ए इज इक्वल्स टू 180. ये आ जाएगा आपका 180 माइनस 120, तो 60 डिग्री. ठीक है, तो ये हो गया हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल पी ए बी और क्यू बी ए की वैल्यू निकल गई। चाहे पहले पी बी ए की निकाल लो, क्यू बी ए किसी की निकाल लो, कुछ उससे कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सही है, समझ में आ गया। थर्ड पार्ट कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, पी और क्यू के बीच का। मैं थोड़ा सा अरब कर देती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए, ठीक है, ताकि यहीं कर लें, डायग्राम यहीं पर है इसका। थर्ड पार्ट, ये देखिए, ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। तो P एंड Q डिस्टेंस निकालने के लिए आपका एंगल P पता है 30 डिग्री है, ठीक है, और ये पूरा बेस लेंगे हम। QA हमें पता है 50 है, PQ इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, x मान लो, लेट PQ भी x। अब पूरा ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल PAB क्या लगा लें, 10 30, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 10 30, AB अपॉन PA, AB अपॉन PA। 10 30 होता है हमारा 1/√3, AB है 50 और PA है x प्लस 50। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये देखिए जल्दी से इरेज हो जाए। आई थिंक इतने में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई से √3 को इधर ले जाते हैं। यहाँ में √3 की वैल्यू गिवन है, गिवन नहीं है, अगर गिवन हो तो लगा लेते हैं, नहीं तो आप √3 में भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। बस कैलकुलेशन कर लेते हैं, x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 50√3। ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 50√3 माइनस 50, 50 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, 50 मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, आप चाहो तो नहीं भी करो। 1.73 माइनस 1, ये आ जाएगा 50 और 0.73, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 36.6 मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड का ए पार्ट भी हो गया है। तो कुछ नहीं था, इसे पूरा से पी क्यू का डिस्टेंस निकालना था, हमने उसे एक्स लिया, उससे हमने वैल्यू निकाल दी। लास्ट पार्ट क्या कहता है, लास्ट पार्ट कहता है कि इफ़ द शिप कंटिन्यूज मूविंग टूवर्ड्स द शोर एंड टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रेवल Q2A। तो Q2A जाने में उसे वो कंटिन्यूस चल रहा है, टूवर्ड्स शोर की तरफ जा रही है, एंड 10 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम Q to A। Q से A पे जाने में उसको 10 मिनट्स लग रहे हैं। अब कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप इन किलोमीटर पर आर। ये ध्यान रखना, क्या बोल रहा है वो, किलोमीटर पर आर में बतानी है स्पीड। तो हम लोग पहले लिख लो क्या क्या पता है तुम्हें। डिस्टेंस देखो पहले, QA पता है हमें 50 मीटर, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अच्छा ये मीटर में है, किलोमीटर पर आर स्पीड में चाहिए, तो किलोमीटर पर आर के लिए मीटर को पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करो। तो ये हो जाएगा 50/1000, ये कितना हो जाएगा 0.05 किलोमीटर। अच्छा डिस्टेंस तो मिल गया, स्पीड निकालने के लिए चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है, टाइम है 10 मिनट्स, मिनट्स को भी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10/60, ये हो जाएगा 1/6 आर। तो अब क्या करते हैं हम, हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड यही निकाल देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा 0.05, टाइम है हमारा 1/6, 6 को ऊपर ले जाइए, 0.5 इंटू 6, 6 5 से ये आ जाएगा कितना, 6 5 से 30, 0.05 है ना ये, 05, एक सेकेंड, ये है 0.05, ये आएगा 6 5 से 30, तो 0.3 किलोमीटर पर आर। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि किलोमीटर पर आर था इसलिए इसमें इतना काम करना पड़ा, अदरवाइज हमें इसमें ये सब नहीं करना पड़ता, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा।